चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर अभी तक हमने क्या कुछ डिस्कस किया है? हमने डिस्कस किया है इंटेंजिबल एसेट को, जो हमने पिछली जो अटेम्प्ट थी हमारी एफएआर की, उसके अंदर ये टॉपिक जा चुका था। फिर वापस दोबारा से स्टेट में वापस मैंने भेज दिया इसको यहीं पे। तो ये टॉपिक जिन बच्चों ने लास्ट अटेम्प्ट में एफएआर पढ़ा है उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने स्टार्ट भी यहीं से किया कि शुरू में कुछ स्टूडेंट्स हैं वो था लेट भी आ रहे होते, तो कुछ ऐसा हर्ज नहीं हुआ होगा उनका। हमने अभी तक डिस्कस क्या किया है? इंटेंजिबल एसेट। इसका जब भी आप कोई स्टैंडर्ड पढ़ते हो तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हो कि इस स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है। आप उसके अंदर आइडेंटिफाई करोगे कि उसके बाद इनिशियल मेजरमेंट क्या है, उसकी रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है। तो आप स्कोप, रिकग्निशन क्राइटेरिया, इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, डी रिकग्निशन, डिस्क्लोजर्स, ये चीजें उसकी आप डिस्कस कर रहे होते हो। सो अब जब आप सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड स्टार्ट किया तो हमने उसको डिफाइन किया, उसका स्कोप क्या था। हमने डिफाइन किया कि इनटेंजिबल एसेट की फीचर्स क्या होना चाहिए, उसके अंदर 3 फीचर्स होना चाहिए। हम जब इनटेंजिबल की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही वर्ड आता है कि विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, जिसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, वो इनटेंजिबल एसेट है। नहीं, यहाँ पे जब हम इनटेंजिबल एसेट की बात करें तो उसमें 3 की फीचर्स होने चाहिए। सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। अब सेपरेटली आइडेंटिफाइबल की मिसाल, सबसे कॉमन एग्जांपल क्या दी थी कि जो मोबाइल है, इस मोबाइल फोन के अंदर सॉफ्टवेयर भी है, इस मोबाइल फोन के अंदर ये हार्डवेयर भी है। आपको उसका हार्डवेयर नजर आ रहा है, इसका सॉफ्टवेयर नजर नहीं आ रहा। अब क्या इसका सॉफ्टवेयर मैं इसको रिकॉर्ड करूं अंडर IS-38 या इसको एज अ हार्डवेयर रिकॉर्ड करूं, दोनों जगहों पर रिकॉर्ड करूं, क्या करूं? तो इसमें डिपेंड ये करता था कि इसमें क्या जो इसका सॉफ्टवेयर है, जो इसका इनटेंजिबल पार्ट है, क्या ये सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है। अब सेपरेटली आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या है? सेपरेटली आइडेंटिफाइबल का मतलब है कि क्या उसके ऊपर मेरे पास कोई सेपरेट कंट्रोल है, क्या कोई जो इनटेंजिबल पार्ट है उसके लिए कोई मुझे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा उसको एक्वायर करने के लिए। अब एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, आप एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो लेते हो तो उसके लिए आप एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करते हो और आपको एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मिल जाता है। उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए मुझे कोई कंप्यूटर ही चाहिए, मुझे कोई लैपटॉप ही चाहिए, लेकिन वो जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो मेरे पास उसका कंट्रोल आया प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को मैं इस सिस्टम से निकाल कर किसी और सिस्टम में इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर सकता हूं। उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को मैं किसी और को इस्तेमाल करने का हक दे सकता हूं। उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को मैं बेच सकता हूं, क्योंकि मेरा उसके ऊपर कंट्रोल है। लेकिन इस मोबाइल के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल है, या वो सेपरेटली मैं इसमें से निकाल के किसी और मोबाइल में डाल सकता हूं, या उसको मैं बेच सकता हूं? नहीं। तो सिर्फ विदाउट फिजिकल फॉर्म यहां पे नहीं था, यहां पे इंपॉर्टेंट था कि वो इंटेंजिबल एसेट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, नॉन मॉनेटरी होना चाहिए और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होना चाहिए। तो इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। एसेट की डेफिनेशन भी जरूरी है, और यहां पे जरूरी क्या था कि आपके पास उस इंटेंजिबल एसेट का कंट्रोल होना चाहिए। सो अगर ये दोनों फीचर्स पूरे होते हैं, इंटेंजिबल एसेट है, तो फिर अब आप बात करोगे कि अगर उससे एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल है और उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल है, तो हम इस एसेट को इनिशियली रिकॉर्ड करेंगे अपने पास एट कॉस्ट वैल्यू के ऊपर। तो आपके पास यहां पे जब भी आप किसी एसेट को रिकॉर्ड करोगे इनिशियली, सेम IS-16 की तरह किस पे रिकॉर्ड करोगे? कॉस्ट मॉडल पे। अच्छा, अब हमने मोड ऑफ एक्विजिशन देखना था कि आपके पास मोड ऑफ एक्विजिशन क्या है। आप ये एसेट किस किस तरीके से एक्वायर कर सकते हो। सो मोड ऑफ एक्विजिशन में या तो आपने एक एसेट को सेपरेटली परचेज किया हुआ है, या आपने एक्वायर किया है इन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, या आपको अंडर अ गवर्नमेंट ग्रांट सरकार ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई लाइसेंस, कोई सॉफ्टवेयर दे दिया, कोई माइनिंग राइट्स दे दिए, कोई लैंडिंग राइट्स दे दिए गए, फार्मास्यूटिकल फर्म का, कंपनी का लाइसेंस इशू कर दिया आपको। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रांट ने आपको एक रिसोर्स ट्रांसफर कर दिया। तो जब भी रिसोर्स ट्रांसफर होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे आपने IS-20 FAR में पढ़ा था गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर, कि सरकार आपको या तो कैश देती है कि ये कैश रखो, जाकर एसेट ले लो, तो आप कैश का अकाउंट डेबिट कर देते थे, और डेफर्ड ग्रांट अकाउंट क्रेडिट कर देते थे।
लेकिन कैश के अलावा अगर आपको सरकार कोई और एसेट दे देती थी, जैसे लैंड का केस हमने पढ़ा था, सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड दे दी, तो लैंड का अकाउंट डेबिट करोगे किस वैल्यू से? आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है लैंड, तो हम वहां पे किस वैल्यू से करते थे? फेयर वैल्यू से। तो सरकार ने उस लैंड की जगह आपको कोई लाइसेंस दे दिया, कोई माइनिंग राइट्स दे दिए, कोई सॉफ्टवेयर दे दिया आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, एक रिसोर्स ट्रांसफर कर दिया, वो भी गवर्नमेंट ग्रांट है, लेकिन उसको अब आप किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? एट फेयर वैल्यू पे। तो जो भी फेयर वैल्यू है उस लाइसेंस की, उससे डेबिट करके क्रेडिट क्या करोगे? डेफर्ड ग्रांट इनकम। सो ये जो फर्स्ट 3 पोर्शन थे, परचेज्ड सेपरेटली, ये हमने सेम IAS 16 में डिस्कस किया था, परचेज प्राइस प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। एक्सचेंज ऑफ एसेट के केस में सेम IAS 16 के वो 3 केसेस थे, व्हेन फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट इज अवेलेबल, तो हम किसकी वैल्यू के ऊपर बेस करेंगे? व्हेन फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड इज मोर रिलायबल और व्हेन फेयर वैल्यू ऑफ नाइदर एसेट इज गिवन। तो ये जो फर्स्ट 3 पोर्शन थे ये अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये तो कॉपी पेस्ट IAS 16 में भी आपने पढ़ा हुआ है। अगर किसी ने ये 38 पहले नहीं भी पढ़ा हुआ, तो उसने अगर IAS 16 पढ़ा हुआ है, तो ये यहाँ पे आपके पास सेम बातें लिखी गई हैं। ये एक सिचुएशन है एक्वायर्ड थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन, जिसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और फिर हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे इंटरनली जनरेटेड। तो यहाँ पे परचेज सेपरेटली, इंटेंजिबल एसेट एक्वायर्ड थ्रू एक्सचेंज ऑफ एसेट के बने तीनों सिचुएशंस, और इंटेंजिबल एसेट ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट, ये हमने नोट्स का पार्ट बना लिया था। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक्वायर्ड थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या है, कोई बताएगा? बिजनेस कॉम्बिनेशन के मीनिंग क्या है? मर्जर तो डिफरेंट बात है, ये एक्विजिशन की बात है, मर्जर की बात नहीं है, एक्विजिशन। बिल्कुल। अभी जैसे टेलीनॉर को एक्वायर कर रहा है यूफोन, उसकी एक्विजिशन चल रही है आजकल, तो टेलीनॉर खत्म हो जाएगा और यूफोन जिस तरीके से वारिद खत्म हुआ था और जायज के पास आ गया था। सो बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि आपने एक्विजिशन की है। एक है कंपनी जिसको आप लोग बोलोगे एक्वायरर, इसने 100% एक्विजिशन कर ली है। अभी जो बिजनेस कॉम्बिनेशन का केस हम डिस्कस कर रहे हैं अंडर IAS 38, इसमें 100% होना लाजमी है। आगे चल के अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे एंड के ऊपर कंसोलिडेशन का, कंसोलिडेशन में लेस देन 100% के ऊपर भी होती है, फिर एसोसिएट का पढ़ेंगे कि कितने % एक्वायर किया गया, तो उसकी कहानी डिफरेंट है। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन की जो मैं बात कर रहा हूं, 2 बिजनेसेस कंबाइन हुए हैं बाय वे ऑफ एक्विजिशन। तो उसमें मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी एक कंपनी थी जैज, और उसने एक्वायर कर लिया वारिद को, और ये 100% एक्विजिशन हुई थी। अब जब इसने जैज ने वारिद को एक्वायर किया, तो ऑब्वियसली बात है कि यहां पे होगा क्या? यहां पे जब इसने एक्वायर किया है, तो जैज ने वारिद के जो ओनर्स थे उनको पैसे देके लिया होगा ना, पैसे देके खरीदा होगा। तो जब भी आप एक्विजिशन करते हो, आप किसी बिजनेस को एक्वायर करते हो, तो जो उसको एक्वायर करते हो, आप पैसे पे करते हो, कितने का खरीदा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परचेज कंसिडरेशन। कि जो पैसे पे करके हमने खरीदा वो परचेज कंसिडरेशन थी। अब हमने खरीदा क्या? हमने खरीदा वारिद के एसेट्स, नेटवर्थ वारिद की क्या थी, और हम कंपेयर करेंगे कि वारिद की नेटवर्थ क्या थी और हमने कितने में खरीदा। मिसाल के तौर पे इसको हम यहां पे कैलकुलेशन यहां पे करता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं, लेट से मेरे पास परचेज कंसिडरेशन है, हमने पेमेंट की है, लेट से यहां पे ऊपर मैं कर देता हूं ₹1000। सो हमने 20 मिलियन के अंदर एक्वायर किया है वारिद को। अब
अब इस 20 मिलियन के बदले मिला क्या, तो इसमें से मैं क्या करूंगा, लेस नेट एसेट्स एट फेयर वैल्यू। हम लोग क्या काम करेंगे, हम वारिद के जो भी नेट एसेट्स है उनकी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। जब भी एक्विजिशन होती है, जब भी आप बिजनेस कम्बिनेशन करोगे, एक्विजिशन करोगे, तो आप जिस कंपनी को एक्वायर कर रहे हो उसके एसेट्स को आप किस वैल्यू के ऊपर मेजर करोगे। आप जो अभी एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे होते हो, जो आपके पास एसओएफपी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, उसमें नॉर्मली आपके पास एसेट्स किस फिगर पे, किस वैल्यू पे लिखे हुए आ रहे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरिंग वैल्यू। और फेयर वैल्यू क्या है इस सिचुएशन के अंदर, फेयर वैल्यू इज द मार्केट वैल्यू। कि एक मशीन मेरी बुक्स में कैरिंग वैल्यू पे लिखी हुई है, हो सकता है उसकी मार्केट वैल्यू डिफरेंट हो सकता है कम हो सकता है ज्यादा हो। तो जब भी हम एक्विजिशन कर रहे हैं, जब भी कोई चीज खरीदी जा रही है, कोई बिजनेस खरीदा जा रहा है, तो उसके जितने भी एसेट्स हैं उसको किस पे मेजर किया जाएगा, द फेयर वैल्यू। तो मैं अज्यूम करता हूं कि उसके पास कुछ एसेट्स थे, मिसाल के तौर पे उसके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था वारिद के पास। अब वारिद के पास जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था, लेट से वो था जी 10,000 का, ये उसकी फेयर वैल्यू थी। उसके पास लाइसेंस था, उसके पास क्या था, लाइसेंस। अब लाइसेंस क्या है, इंटेंजिबल एसेट। अब वो जो वारिद के पास लाइसेंस था, वो लाइसेंस अब किसका हो गया होगा। और जैज ने एक्चुअल में काम किया था, जब पाकिस्तान में 4G लाइसेंसेस आए थे और 3G लाइसेंस आए थे, ये एक साथ आए थे। कुछ कंपनी ने 3G लाइसेंस बाय किया था, कुछ कंपनीज ने 4G लाइसेंस बाय किया था। बहुत कम कंपनीज थी उस वक्त जिसने 4G लाइसेंस बाय किया था, क्योंकि 4G लाइसेंस की गवर्नमेंट ने प्राइस बहुत ज्यादा रखी थी और 3G की लाइसेंस की प्राइस बहुत कम थी। वारिद ने क्या काम किया, वारिद ने 4G लाइसेंस खरीदा था और जैज ने क्या किया था, 3G लाइसेंस लिया था। लेकिन जैज उस वक्त निगोशिएट कर रहा था प्राइस और खरीदने के चक्कर में था। तो जैज को पता था कि वारिद ने 4G लाइसेंस लिया है, तो उन्हें जब हम वारिद को एक्वायर करेंगे तो उसका 4G लाइसेंस वैसे ही हमारे पास आ जाएगा, तो हमें सरकार से 4G लाइसेंस खरीदने की जरूरत है ही नहीं। दो लाइसेंसेस का हम करेंगे क्या। तो इसलिए उन्होंने 4G लाइसेंस की बिड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, उन्हें 3G लाइसेंस लिया था कि जब वारिद को एक्वायर करेंगे तो 4G लाइसेंस हमें वहां से आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जिस बिजनेस को एक्वायर किया आपने, उसके जितने भी एसेट्स हैं वो अब आपके एसेट्स हो गए। सो उसके पास अगर कोई लाइसेंस था, कोई सॉफ्टवेयर था, कोई भी इंटेंजिबल एसेट था, वो बाप का एसेट हो चुका है। तो लेट्स से उनके पास एक लाइसेंस था जिसकी फेयर वैल्यू थी 2000, उनके पास एक सॉफ्टवेयर था जिसकी फेयर वैल्यू थी 1500। अच्छा, सॉफ्टवेयर के ऊपर भी एक शुगर लगा था। अब जब वारिद और जैज का आपस में ये एक्विजिशन हुई, तो आपका जैज से पहले इसका नाम मोबलिंग था, तो मोबलिंग के पोस्ट पेड कस्टमर्स को बिल जाया करता था। अब पोस्ट पेड का मतलब क्या है कि आप पूरा महीना कॉल्स वगैरह करोगे, इस्तेमाल करोगे, महीने के आखिर में आपको बिल आएगा, वो आपने पे करना होता है। अब वो जो बिल जाता था वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जाता था। वारिद के पास जो बिलिंग का सॉफ्टवेयर था वो बहुत एडवांस था, तो जैज ने डिसाइड किया कि हम अपने भी कस्टमर्स को वारिद वाला जो बिलिंग वाला सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर शिफ्ट करते हैं। तो जब वो ट्रांजिशन हुई तो उस ट्रांजिशन में कोई ग्लिच आ गया उसको शिफ्ट करते वक्त। तो लोगों को, किसी को 2.5 लाख रुपए का बिल जा रहा है, जिसको 2,000 रुपए का बिल जाता था उसको 2.5 लाख का जा रहा है, किसी को 5 लाख रुपए का बिल जा रहा है, पोस्ट पेड बिल जा रहा है। हालांकि 2,000, 3,000, 4,000 रुपए बिल जाना चाहिए था, तो वो ज्यादा ओवर बिलिंग आ गई उस ग्लिच की वजह से। तो उसमें कोई 4.5 लाख लोगों को बिल चला गया। अब ऑब्वियसली बात है, कोई नहीं जमा कराएगा। 5 लाख रुपए बिल आ गया है, हालांकि मुझे 2,000, 3,000 रुपए महीने का बिल आता है, 5,000 रुपए बिल आ गया, तो मैं जमा कराऊंगा नहीं कराऊंगा। अब जब बिल जमा नहीं कराया, डेट जैसी आपके पोस्ट पेड जो नंबर होता है उसकी जो डेट ड्यू होती है उसके ऊपर आप बिल जमा नहीं कराओगे तो वो आपका आउटगोइंग आपकी बंद हो जाती है। तो आउटगोइंग बंद हुई, लोगों ने कॉल्स करना शुरू कर दी। जब लोगों ने कॉल करना शुरू कर दी थी तो फिर उसका तरीका यह था कि 1 बाय 1 जिस जिसकी कंप्लेन आएगी वो साथ साथ उसको ठीक करते जाते थे। तो उसके ऊपर उनके 5-6 महीने रह गए थे सिर्फ इस सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करने के लिए और उसके ग्लिचेस को दूर करने के लिए। सिर्फ एक पेमेंट मॉड्यूल उन्होंने इंस्टॉल किया था। तो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जो बड़ी बड़ी कंपनीज यूज कर रही होती है।
तो लेट्स से एक सॉफ्टवेयर भी था, बाकी यहां पे मैं अज्यूम करता हूं कि अदर एसेट्स थे, उसके बाद यहां से मैं कुछ लायबिलिटीज भी माइनस कर देता हूं कि लेट्स से इनके पास कुछ पेबल्स थे, $1500 के। अच्छा, अब यहां पे हुआ ये कि ये वो सारे एसेट्स थे जो हमने रिकॉर्ड किए हुए थे, जो रिकॉर्डेड थे हमारी बुक्स में। किसकी बुक्स में? वालिद की बुक्स में। अब वालिद की बुक्स में कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी थे। अनरिकॉर्डेड एसेट्स कौन कौन से थे? लेट्स से जी, एक उनके पास थी कस्टमर लिस्ट। कस्टमर लिस्ट के ऊपर हमने डिस्कस किया था, आइडिया है कस्टमर लिस्ट क्या होती है? नहीं आइडिया कस्टमर लिस्ट का? आपको अक्सर मोबाइल में मैसेज आता होगा रैंडम, फला ब्रांड की फला प्रिंट आ चुका है कपड़ों का, या 50% ऑफ चल रहा है उनको, और वो कपड़ों का मैसेज इसको नहीं आता होगा, वो आपको आता होगा, फीमेल्स को आता होगा, मेल्स को नहीं आता कि फला लॉन का प्रिंट लॉन्च हो चुका है, फायर की सेल लग चुकी है। वो आपको क्यों आ रहा होता है? इसका मतलब है आपका डाटा है किसी के पास और उसको पता है कि ये फीमेल है, ये प्रिंटेड कपड़ों की दुकान में कहीं गई थी, आपने कहीं पे अपना मोबाइल नंबर लिखवाया था, कोई परचेज की थी, और इसके अलावा भी बहुत सा डाटा शेयर हो रहा होता है। आपको अक्सर सीए कॉलेजेस के मैसेजेस आ रहे होते होंगे सेशन के एंड के ऊपर, आपको कभी मेडिकल के मैसेजेस नहीं आ रहे होते, आपको यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के मैसेजेस नहीं आ रहे होते कि वहां पे एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। आपको स्पेसिफिकली सीए कॉलेज के मैसेजेस क्यों आ रहे होते हैं? इसका मतलब है आपका डाटा कहीं पे था और वो डाटा कहीं पे शेयर हुआ है और वो मार्केटिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और आपकी जो मोबाइल ऐप्स हैं वो तो अब इतनी ज्यादा शार्प हो चुकी हैं कि हम बात कर रहे होते हैं नॉर्मली और वापस आके खोल के देखते हैं तो यहाँ पे उसका ऐड चलना शुरू हो जाता है। तो कस्टमर लिस्ट क्या होती है? जैसे आप मनाबी में आए तो मनाबी में जब आप आओगे तो आपका नेम, फादर नेम, आपका कोई सीएनएसी नंबर, कोई एड्रेस, आप कौन से पेपर पास कर चुके हो, अभी कौन से पेपर की क्लासेस दे रहे हो, डाटा मेंटेन किया जाएगा, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। आईकैप के पास आपका बहुत सारा डाटा मेंटेन होता है। ये एक कस्टमर लिस्ट है जो बनती जा रही है, जिसको यूज करके फायदा उठाया जा सकता है फॉर मार्केटिंग पर्पस। अब मनाबी ने जो ये कस्टमर लिस्ट बनाई है, ये उसका एक इंटेंजिबल एसेट तो है, लेकिन क्या हम इसको अपनी बुक्स में एज अ एसेट रिकॉर्ड करेंगे? एसेट रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट क्राइटेरिया है। 2 पॉइंट क्राइटेरिया क्या है कि एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल। यस, प्रोबेबल तो है, लेकिन इसकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल होनी चाहिए। अब इस कस्टमर लिस्ट को जनरेट करने के लिए मैंने क्या कॉस्ट इनकर की? मुनाबी ने क्या कॉस्ट इनकर की है? हमने क्या कोई स्पेसिफिक कॉस्ट इनकर की है इस कस्टमर लिस्ट को जनरेट करने के लिए? नहीं, वो तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस था। एडमिशन ऑफिस के पास जब भी कोई आता है वो डाटा लिखवाता है, आप आईकैप में गए, आपने सेशन करवाई, पार्ट ऑफ द प्रोसेस था, वो लिस्ट मेंटेन हो रही है, उसके लिए हमने कोई कॉस्ट इनकर नहीं की। चूंकि हमने उसके लिए कोई कॉस्ट इनकर नहीं की तो इनटेंजिबल एसेट होने के बावजूद हम इस कस्टमर लिस्ट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ब्रांड नेम, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड मुनाबी था, फर्स्ट डे उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, अब टाइम गुजरता जा रहा है, उसके नाम की वैल्यू बनती जा रही है। तो जो नाम की वैल्यू बनती जा रही है, नाम की रिकग्निशन हो रही है, क्या इसके ऊपर हमने कोई अलग से खर्चा किया है? आपके माइंड में तो सर आपने मार्केटिंग की है, तो मार्केटिंग तो हमने नाम की नहीं की, हमने तो मार्केटिंग की है कि जी अच्छा फलाना बैच स्टार्ट हो रहा है, फलाना सेशन स्टार्ट हो रहा है, हम तो उस चीज की मार्केटिंग कर रहे हैं। मुनाबी नाम की तो मार्केटिंग नहीं हो रही, वो तो नेचुरली इनबिल्ट है, उसके ऊपर कोई अलग से खर्चा नहीं किया जा रहा, अलग से कॉस्ट इनकर नहीं हो रही। इस वजह से इंटरनली जनरेटेड ब्रांड को भी हमने एसेट रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन ये थे अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कहीं पे भी लिखे हुए नजर नहीं आ रहे, इनको हमने रिकॉर्ड भी नहीं किया हुआ, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं। अब जब दूसरे बिजनेस ने एक्वायर किया, अब जब दूसरा बिजनेस एक्वायर करेगा तो ये कस्टमर लिस्ट उस बिजनेस के पास जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी। वो जो ब्रांड है उसने उसके पैसे पे किए हैं, उसने उस नाम को खरीदा है, तो अब क्या होगा? अब ये जो पैसे उसने पे किए हैं इसके अंदर जो अनरिकॉर्डेड आइटम्स थे, जैसे मैं यहां पे
इंटरनली जनरेटेड ब्रांड भी लिख देता हूं कि हमने इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था क्योंकि इनकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल नहीं थी। बट जब बिजनेस एक्विजिशन हुई है, जब बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ है, तो इन पैसों के अंदर हम इन एसेट्स को भी शामिल करेंगे और इनको भी हम रिकॉर्ड करेंगे किसके ऊपर, एट फेयर वैल्यू के ऊपर। तो यहां पे जो कस्टमर लिस्ट है मैं अज्यूम करता हूं कि उसकी फेयर वैल्यू 700 है और यहां पे जो ब्रांड है उसकी जो फेयर वैल्यू है वो 1800 है। तो ये हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये दो हमारे पास क्या थे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ये एसेट्स तो थे लेकिन रिकॉर्ड नहीं थे बुक्स में क्योंकि कोई ना कोई रिकॉग्निशन क्राइटेरिया की कंडीशन मीट नहीं हुई थी अभी तक। सो अब ये आपने क्या काम किया, क्या चीज, आज के दिन अगर मैं मनाबी को बेचूं तो मुझे पता नहीं चल जाएगा कि नाम कितने का बिकता है। या कस्टमर आता है मेरे पास कि यार मुझे स्टूडेंट का डाटा चाहिए, हम कहते हैं जी हमारे पास 300 स्टूडेंट्स का डाटा है, हमें ये पता है कि कौन से पेपर दे चुके हैं, अगले टाइम में कौन से पेपर आना है, तो उसकी वैल्यू वो बता देगा मुझे कि जी मैं 3 लाख रुपए में खरीदने को तैयार हूं, तो वहां से वैल्यू डिटरमिन हो जाएगी। ठीक, क्या चीज, मार्केट वैल्यू तो नहीं होती ना, फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू का मतलब सिर्फ मार्केट वैल्यू नहीं होता। फेयर वैल्यू मेजरमेंट पूरा स्टैंडर्ड है IFRS 13, उसमें 3 स्टेप क्राइटेरिया है कि फेयर वैल्यू मेजर करने का पहला तरीका ये है, इस तरीके से ना हो सके तो दूसरा तरीका है, उस तरीके से भी ना हो तो फिर तीसरा तरीका है। तो हर वक्त फेयर वैल्यू इज नॉट इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू। तो उसके मल्टीपल तरीके हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास जो इनटेंजिबल एसेट है, इनटेंजिबल एसेट की फेयर वैल्यू तभी होगी जब उसकी कोई एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती हो। अब ये जो आप बात कर रहे हो ना कस्टमर लिस्ट की, अक्सर कॉलेजेस से परचेज करते हैं, हमने देखा है, मतलब 15-16 साल हो गए सीए में इसमें। तो आपके जो कराची के, लाहौर के मेजोरिटी कॉलेजेस हैं, ये कोशिश करते हैं कि ये डिफरेंट मेजरमेंट जो होती है डिफरेंट कॉलेजेस की, उनको कुछ पैसे देके यार वो कस्टमर लिस्ट हमें दे दो, हमने उनको मैसेजेस करने हैं। तो आपको जो अचानक से मैसेजेस आ रहे होते हैं, कहाँ से आते हैं, ये डिफरेंट कॉलेजेस के व्हाट्सएप ग्रुप में घुस के वहां से बच्चों के नंबर निकाले, उनकी पूरी लिस्ट मेंटेन की और फिर उसको कुछ लोग बेचते हैं उस लिस्ट को डिफरेंट कॉलेजेस के पास जाके। नहीं, मैं कभी नहीं बेचे ना, हमने कभी खरीदे। मनाबी का तो नहीं है ना सर, रैंडम। मनाबी का अपने स्टूडेंट्स को आता होगा और वो भी ग्रुप्स में आता होगा जो हमारे कॉलेज के ग्रुप्स है। तो जो मैं वैसे बता दिया, मैंने नाम नहीं ले रहा किसी कॉलेज का, लेकिन लाहौर और कराची के सारे, क्योंकि वो हमारे ग्रुप्स में बच्चों डिफरेंट ऐड होते हैं, पता चल जाता है कि ऐड हुआ हुआ है, वहां से वो एकदम लिस्ट निकलती है, लिस्ट निकल के एकदम से मैसेज आना शुरू कर देते हैं बच्चों को। फिर वो डिस्काउंट ओपन लगाते हैं और ऑफर लगाते हैं और वो मेक श्योर करते हैं कि वो जो मैसेज है वो आपको रात को 12 बजे के बाद आए। जिस वक्त आप डिप्रेस बैठे हुए हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि यार मेरा जिंदगी का क्या मकसद है, पेपर में पास नहीं हुआ, और अचानक से एक मैसेज पॉपअप करता है कि आपका जनाब 40% ऑफ है, ये पेपर लें, इसमें ये 6 बातें पूरी करें, पेपर पास होगा आपका, वो पूरे फीचर्स लिखे होते हैं। तो आप कहते हो यार ये अल्लाह की तरफ से इशारा है, मुझे ये क्लास लेनी है। तो खैर ये है सारे के सारे। आपके पास क्या हुआ कि अब हम कर क्या रहे हैं और ये मैं काम क्यों कर रहा हूं, ये मैं काम इसलिए कर रहा हूं कि हमने जब ये परचेज कंसिडरेशन पे की तो इस परचेज कंसिडरेशन के बदले मुझे मिला क्या। तो हमने कहा कि हमें ये नेट एसेट्स मिले हैं, जो एसेट्स रिकॉर्डेड थे उनकी फेयर वैल्यू, और अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट था उसको भी बिजनेस कॉम्बिनेशन में आप रिकॉर्ड करके उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। तो इन नेट एसेट्स की टोटल वैल्यू बनती कितनी है, टोटल करके बता दो। कितनी बन रही है, 18,000 नहीं बन रही। मैं तो कैलकुलेटर भी यूज नहीं किया। 18,000। अब आपने देखें, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैंने यहां पे जितने भी एसेट्स थे उन एसेट्स को किस वैल्यू पे मेजर किया, मार्केट वैल्यू के हिसाब से, फेयर वैल्यू के हिसाब से, कि एसेट्स की ये फेयर वैल्यू है, इन एसेट्स की मार्केट वैल्यू है।
जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स थे वो भी लिख लिए। अब जब मैंने लिखा तो ये जो पूरा बिजनेस था जिसको हमने एक्वायर किया है उसकी नेट वर्थ या उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी? 18,000। सो 18,000 वर्थ का बिजनेस मैं कितने में एक्वायर कर रहा हूं? तो जो 2,000 फालतू दिए ये क्या है? इसको बोलेंगे गुडविल। और ये कौन सी गुडविल है? परचेज्ड गुडविल 2,000 की। और इसको अब आप अपनी बुक्स में एज अ एसेट रिकॉर्ड करोगे। और ये वाली जो परचेज गुडविल होती है ये आपके पास रिकॉर्ड होती है। अभी हम आगे चल के कल की क्लास में इंटरनली जनरेटेड एसेट्स को डिस्कस करेंगे, तो वहां पे हम इंटरनली जनरेटेड गुडविल की बात भी करेंगे। तो वो जो इंटरनली जनरेटेड गुडविल है वो कभी भी किसी भी जगह पे रिकॉर्ड नहीं होती क्योंकि उसकी कॉस्ट भी रिलायबली मेजरेबल नहीं है। सो यहां पे हमने क्या काम करना है, हमने यहां पे द परचेज कंसिडरेशन उसमें से आपको जितने भी एसेट्स एक्वायर किए हैं उनकी फेयर वैल्यू लेस करोगे और आपके पास यहां पे डिफरेंस क्या आएगा? गुडविल। अच्छा एक और सिचुएशन है, व्हाट इफ यहां पे 18,000 के बजाय सारे के सारे एसेट्स की जो नेट वर्थ थी वो बन जाती है 21,000। तो 1,000 ये क्या है? नेगेटिव गुडविल कॉमन टर्म यूज की जाती है बैड विल के बजाय। वर्ड क्या यूज किया जाता है? नेगेटिव गुडविल। लेकिन नेगेटिव गुडविल वर्ड यूज किया जाता है बट उससे भी ज्यादा कंसेप्ट क्या है? देखो अगर गुडविल है तो वो तो एसेट है, तो नेगेटिव गुडविल क्या होगी? लायबिलिटी। कैसी? ये डिस्काउंट है। 21,000 वर्थ की चीज आपको कितने में मिल रही है? 20,000 में आपको 1,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। कंसोलिडेशन जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें पेरेंट कंपनी ने अगर एक्विजिशन की है और उसके शेयर्स कम प्राइस से मिल गए हैं तो वो पेरेंट की डिस्काउंट इनकम है वो उसकी अदर इनकम का पार्ट बन जाएगी, उसकी रिटेन अर्निंग में जाएगी। ये हम वहां पे जाके इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पे बिजनेस कॉम्बिनेशन के केस में आपको नेगेटिव गुडविल नजर नहीं आएगी, कंसोलिडेशन में इसका जिक्र होता है। बट अभी फिलहाल आप ये याद रखो कि ये पॉजिटिव गुडविल है। तो यहां पे क्या हुआ, बिजनेस कॉम्बिनेशन के तहत आपके पास कुछ इंटेंजिबल एसेट्स थे वो आपके एक्वायर हो गए। सो अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन में अगर आपके पास कोई भी एसेट एक्वायर होता है तो उसको आप हमेशा किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? एट फेयर वैल्यू। और वो यहां पे गुडविल की कैलकुलेशन है। अनरिकॉर्डेड आपके पास कुछ एसेट्स थे, कोई भी एसेट अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशन आपने एक्वायर किया इंटेंजिबल एसेट तो वो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। ये समझ आ गया? सो ये 4-5 नंबर की एडजस्टमेंट आती है पेपर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर। उसके अंदर आपने गुडविल कैलकुलेट करनी होती है कि गुडविल की वैल्यू कितनी है बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर। इसका एक छोटा सा पॉइंट अभी रहता है लेकिन वो कनेक्टेड है इंटरनली जनरेटेड एसेट्स के साथ। तो वो कल हम इंटरनली जनरेटेड एसेट को डिस्कस करेंगे तो हमारे मोड ऑफ एक्विजिशन पूरा हो जाएगा और उसके बाद 2 दिन लगेंगे बाकी स्टैंडर्ड को पढ़ते हुए, फिर हम इसके पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछो। ठीक हो गया? कल इंशाल्लाह हम इसको मोड ऑफ एक्विजिशन इसका कंप्लीट करते हैं। द हाफिज़।